गुड मॉर्निंग क्लास 12। वेलकम बैक टू कॉमर्स नूक। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने यूनिट 2 अपना कंप्लीट कर दिया था। आज की क्लास में हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ रिटेल, पॉइंट ऑफ सेल एंड ओवरव्यू। तो ये यूनिट आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हम लोग इसे आज ही की क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो यूनिट 3 के अंदर यहाँ पर आपके पास 3 सेशंस हैं और तीनों ही आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। सेशन 1 है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ पॉइंट ऑफ सेल। तो बिफोर वी स्टार्ट पहले ये देख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल होता क्या है। पॉइंट ऑफ सेल या फिर हम इसे चेकआउट एरिया बोल देते हैं या फिर पॉइंट ऑफ परचेज भी बोल देते हैं। मान लो आप किसी रिटेल के स्टोर में गए और वहाँ जाकर आपने कुछ सामान खरीदा। सामान खरीदने के बाद आप कहाँ जाते हैं? आप जाते हैं चेकआउट एरिया में। चेकआउट एरिया में क्या है, वहाँ पर कैशियर बैठा होगा। कैशियर क्या करेगा, वो आपकी सारी पेमेंट्स को हैंडल करता है। तो ये क्या है, इट इज़ द एरिया इन अ स्टोर वेयर अ कस्टमर पेज फॉर द आइटम्स। चेकआउट एरिया या फिर पॉइंट ऑफ परचेज या फिर पॉइंट ऑफ सेल, ये वो एरिया है स्टोर के अंदर जहाँ पर कस्टमर अपने परचेज के लिए पेमेंट करता है, यानी कि जिसने जो भी आइटम्स खरीदी हैं उसकी पेमेंट वो पॉइंट ऑफ सेल के अंदर करेगा। ठीक है। अब 1992 में मार्टिन गुडविन एंड बॉब हेनरी ने क्या किया था, फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर बनाया था जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर चला सकते हो। क्या नाम था उसका? आईटी रिटेल। आईटी रिटेल नेम से उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिससे कि आप पॉइंट ऑफ सेल की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ कि मान लो कोई कस्टमर आपसे कोई चॉकलेट खरीद कर लेके गया। अब मैं उसकी एंट्री अपने सॉफ्टवेयर में कैसे करूँगी, वो मैं उसे फीड करके उसकी एंट्री कर दूँगी। ठीक है। कितना पैसा आया, कितनी क्वांटिटी में कस्टमर ने सामान खरीदा, कितना उसके ऊपर टैक्स लगा, ये सब क्या है आपके सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, मार्टिन गुडविन एंड बॉब हेनरी ने एक पहली बार जो पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर बनाया था 1992 में, उसका नाम था आईटी रिटेल और ये विंडोज़ के ऊपर चल जाता था। आज के टाइम पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल हैं, बट ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि एक तो आपके एनसीईआरटी में गिवन है और दूसरा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये नाम याद रखेंगे और ये दोनों जिन्होंने दिया उनका नाम भी हम लोग याद रखेंगे। Old cash registers only track cash inflows and outflows. However, modern computerized point of sale system act like an advanced electronic cash register. जो पुराने कैश रजिस्टर से वहाँ पर हम लोग सिर्फ ये पता लगा सकते थे कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। इनफ्लोज यानी कि कितना पैसा आ रहा है, आउटफ्लोज यानी कि कितना पैसा जा रहा है। लेकिन जो आज के टाइम पे हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिकली सारे के सारे रजिस्टर्स को, कैश रजिस्टर्स को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेल्स को ट्रैक कर सकते हैं कि कितनी सेल आपने आज के दिन में की या फिर पूरे महीने में कितने की या पूरे साल में कितने की, पूरे 10 साल में कितने की। ये सारी सेल्स को आप ट्रैक कर सकते हैं। अपने स्टोर के अंदर जो इन्वेंट्री है आपके पास अवेलेबल, उसे आप मैनेज कर सकते हैं, डाटा को ग्रुप कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको आजकल के जो पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें अवेलेबल हैं। Nowadays, modern system can instantly look at customers' buying history and recommend extra items at the register. अब एक और फैसिलिटी आपको अवेलेबल रहती है, दैट इज़ कि आप कस्टमर के बाइंग हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं एंड देन उसी के अकॉर्डिंगली आप उन्हें एक्स्ट्रा आइटम्स उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि आपने पिछली बार ये लिया था, इस बार आप दोबारा इसे ले सकते हैं। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंगली आप उनके अपनी सेल बढ़ा सकते हैं एंड उनके शॉपिंग एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ मेन कैटेगरीज ऑफ पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। 2 कैटेगरीज बताई हैं, एक तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में आ जाएगा जो आप मॉनिटर्स होंगे इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिंट रिसीट का इस्तेमाल करते हैं, बारकोड स्कैनर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये आपके हार्डवेयर्स में आ जाएंगे। सॉफ्टवेयर में आ जाएगा जिस तरीके का आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो अपने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को चलाने के लिए। टारगेट बिजनेस सेगमेंट का मतलब क्या है कि ये जो सॉफ्टवेयर है या फिर ये जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है उसे इस्तेमाल करने वाला कौन है। ठीक है। तो ये 2 कैटेगरीज आपकी बुक के अंदर मेंशन की थी। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ पॉइंट ऑफ सेल। कौन कौन से कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले तो बैक ऑफिस सर्वर। ये क्या करते हैं, ये सेंट्रल कंप्यूटर है जहाँ पर आपका सारा का सारा जो इम्पोर्टेंट डाटा है स्टोर का,
वो स्टोर रहता है, जैसे कि सेल्स रिपोर्ट्स होंगी, सारे बिल्स हो गए, वाउचर्स हो गए, वो आपके बैक ऑफिस सर्वर के अंदर सेव्ड रहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है और क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, मॉनिटर। मॉनिटर ये क्या है, ये वो स्क्रीन है जहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है और कौन सा प्रोडक्ट है, उसके ऊपर क्या प्राइस है, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, कितना टैक्स है, कितना सब टोटल है, ये सब आपको एक मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई देता है। देन उसके बाद बारकोड स्कैनर, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हो, देन डायरेक्टली वो जो इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देती है। इट यूजेज अ लेज़र बीम टू रीड बारकोड्स टू रिट्रीव प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली। लेज़र बीम की हेल्प से बारकोड को आप रीड करते हैं, देन उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको आपके मॉनिटर पे दिखाई देती है। देन उसके बाद कैश ड्रॉर है। कैश ड्रॉर से क्या है, आप जितना भी मनी कलेक्ट करते हैं सेल करने के बाद आप उसे अपने कैश ड्रॉर में डाल देते हैं। अब अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, अब कॉइन्स के लिए अलग है, 100 की चेंज के लिए अलग है, 500 की चेंज के लिए अलग होते हैं, इसके अंदर अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं, ठीक है। देन कीबोर्ड्स तो हमें पता ही है, जिससे कि आप टाइप करते हो कोई भी प्रोडक्ट की डिटेल है। प्रिंटर से क्या होगा, आपने मान लो कस्टमर की पेमेंट रिसीव की, उसके बाद वहाँ से आपको एक प्रिंटर से अब प्रिंटर भी यहाँ पे दो तरीके के आ जाते हैं, एक तो बड़े प्रिंटर होते हैं और एक स्मॉल प्रिंटर्स होते हैं। स्मॉल प्रिंटर का ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग मेजरली एक स्टोर के अंदर, पर ज़रूरी नहीं है ऐसा। अब स्मॉल प्रिंटर्स क्या करते हैं, कस्टमर की रिसीट को प्रिंट करके आपको दे देते हैं। अब एक कॉपी आप अपने पास रख लेते हो, एक कॉपी आप कस्टमर को दे सकते हैं, ठीक है। देन है मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर्स। It is credit debit card machine which is used to read card information and process electronic payments quickly. अब इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, आप कस्टमर के क्रेडिट या डेबिट कार्ड को रीड करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है एंड पेमेंट उसकी साथ के साथ आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। द नेक्स्ट इज़ फन फैक्ट्स अबाउट बारकोड्स। बारकोड्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपकी बुक के अंदर मेंशन किए गए थे। तो सबसे पहले जो बारकोड का इस्तेमाल किया गया था वो था ट्रॉय ओहायो के अंदर 1974 के अंदर। एक च्युइंगम थी, रिगलेस डबलमेंट गम, जिसे स्कैन किया गया था। देन अब इन्वेंटर्स ने क्या किया है, बहुत सारे बारकोड्स को बनाया है, 100 डिफरेंट टाइप ऑफ बारकोड्स अवेलेबल हैं, लेकिन बिजनेसेस क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनमें से 6 ही यूज़ करती हैं रेगुलर बेसिस पे, बाकियों का इतना इस्तेमाल नहीं होता है। बारकोड स्कैनर्स आर इनक्रेडिबली एक्यूरेट। अब इनका स्कैनर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, इनकी गलती के चांसेस 1 in a million होता है, तो इसलिए हम लोग बारकोड्स का इस्तेमाल करते हैं। बारकोड मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, आप किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप उसे बारकोड रीडर से स्कैन करेंगे, देन उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई देती है। तो अगर आप मैनुअली टाइप करते हैं हर एक चीज़ तो वहाँ पर आपसे गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम लोग बारकोड्स का इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड के बारे में भी फन फैक्ट्स बताए थे। एक तो है QWERTY लेआउट। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न कीबोर्ड यूज QWERTY डिज़ाइन। द नेम केम फ्रॉम द फर्स्ट 5 लेटर्स ऑन द टॉप रोज ऑफ कीज़। अब मेजरली जो हमारे पास कीबोर्ड्स होते हैं वो QWERTY लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। QWERTY ये वर्ड कहाँ से आया, ये आप अपने कीबोर्ड के अंदर भी देख सकते हैं, जो लेटर्स होंगे फर्स्ट QWERTY, QWERTY लेआउट का इस्तेमाल किए हैं, यहीं से इसका ये नाम आया है। ओरिजिनली जो लेआउट बना था ये कंप्यूटर्स के लिए नहीं बना था, ये मैनुअल टाइपराइटर्स के लिए बनाया गया था। किसने बनाया था, क्रिस्टोफर शॉल्स ने 1872 में। इस बार एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि MCQ के अंदर आया था कि ये किसने डिज़ाइन किया था QWERTY लेआउट, तो ये क्रिस्टोफर शॉल्स ने 1872 के अंदर किया था। ये हो गया हमारे कीबोर्ड्स के बारे में फन फैक्ट्स। सेशन 2 है हमारा प्रोसेस ऑफ पॉइंट ऑफ सेल। किस पॉइंट ऑफ सेल की प्रोसेस है वो कैसे होगी। तो स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले आप प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं। कैसे स्कैन करेंगे, बारकोड स्कैनर की हेल्प से आप क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट का प्राइस होगा और क्वांटिटी होगी वो आपको आपके मशीन पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। बारकोड स्कैनर का इस्तेमाल किया, वो स्कैनर क्या करता है, एक लेज़र बीम का इस्तेमाल करते हुए
सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करता है, देन उसके बाद आपको वो आपके सिस्टम में वो लॉग हो जाती है इन्फॉर्मेशन। स्टेप 2 में क्या होगा, आप पेमेंट रिसीव करेंगे कस्टमर से। रिटेलर यूज पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम टू रिसीव कस्टमर पेमेंट्स। अब क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हो सकती है, डेबिट कार्ड के थ्रू, कैश के थ्रू, आजकल तो इंटरनेट के थ्रू भी हो जाती है, ठीक है। QR कोड्स के थ्रू भी आप पेमेंट रिसीव करते हैं। द टर्मिनल यूज इन पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द बैंक। टर्मिनल्स का मतलब है यहाँ पर, यानी कि फॉर एग्जांपल कि क्रेडिट कार्ड मशीन है जो हमारी, वो टर्मिनल हो गया। अब ये जो टर्मिनल है वो जो रिटेलर के बैंक के अकाउंट से कनेक्टेड होती है, तो जैसे ही कस्टमर अपना कार्ड इस्तेमाल करता है, साथ के साथ वो पेमेंट है रिटेलर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो रिटेलर है वो पेमेंट को रिसीव करता है। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट को स्कैन किया, देन उसके बाद कस्टमर क्या करेगा, पेमेंट कर देगा रिटेलर को। स्टेप 3 में आप बिल प्रिंट करके देंगे। रिसीट प्रिंटर्स अवेलेबल हैं, उनकी हेल्प से आप उन्हें कस्टमर को एक कॉपी दे देते हैं और दूसरी कॉपी आप अपने पास रखते हैं। स्टेप 4 में कैश ड्रॉअर के अंदर आपने जो भी कैश रिसीव किया, अगर कैश रिसीव किया है तो आप कैश ड्रॉअर का इस्तेमाल करते हैं, अगर नहीं है देन तो ऑब्वियसली आपके अकाउंट में ही पैसे गए होंगे। रिटेलर्स usually attach a cash drawer to the system to hold cash payment through the same program and open the cash drawer when each transaction is completed। तो आप अपनी सारी पेमेंट कैश ड्रॉअर के अंदर डालते हैं अगर वो कैश ट्रांजैक्शन हुई है। सेशन 3 पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल के वक्त आप कैसे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, उसकी प्रमोशन कैसे कर सकते हैं ताकि आपकी सेल्स है वो इंक्रीज हो सके। पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग, या फिर इसे हम लोग पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग भी बोल देते हैं। इट इज़ अ स्ट्रैटेजी यूज बाय रिटेलर्स टू कैच कस्टमर्स अटेंशन व्हेन दे आर मेकिंग अ परचेज बाय टेम्पटिंग देम इनटू बाइंग आइटम्स एट द वेरी लास्ट मिनट। तो जब कस्टमर आपके पास सामान लेकर आ जाता है और आप उनकी बिलिंग कर रहे होते हो, उस वक्त पे आप कैसे उनसे इम्पल्सिव परचेज करवा सकते हो, कैसे आप उन्हें टेम्प्ट कर सकते हो कि वो और सामान आपसे खरीदें। यही होता है हमारा पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग, ठीक है। टेक्निकली क्या होता है, हम लोगों के दिमाग में आता है कि कस्टमर ने खरीद लिया, आप बिल बनवाए और वो चला जाए। लेकिन एक अच्छा रिटेलर कैसे होगा, कैसे साबित होगा कि वो एक अच्छा रिटेलर है, जब वो पॉइंट ऑफ सेल के वक्त भी ये ध्यान रखेगा कि और मैं कैसे कस्टमर से बाइंग करवा सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें कुछ हमें टाइप्स बताए हैं पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग के। सबसे पहले ट्रेडिशनल डिस्प्लेस का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा है डिजिटल साइनेज का। पुराने डिस्प्लेस में क्या क्या आ जाते हैं हमारे पास, शेल्फ साइनेज। आप जो हमारे पास जो कैश काउंटर होगा उसके पास में जो शेल्फ होंगे वहाँ पर आप इस तरीके से साइनेज पोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, साइन बोर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कस्टमर को पता चल जाए कि इस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है या फिर ये कोई नया प्रोडक्ट आया है, न्यू अराइवल है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपने शेल्फ को साइनेज प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि कस्टमर को आइडिया रहे कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल है और इससे इम्पल्सिव बाइंग हो सके। देन उसके बाद कियोस्क एंड बैनर्स, ये जो पिलर की तरह आपको दिखाई देते हैं ये कियोस्क होते हैं। इनके ऊपर भी आप बैनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इस्तेमाल ज़्यादा होता था इनका, अब तो डिजिटल कियोस्क आ गए हैं, बट स्टिल ये आपकी बुक के अंदर मेंशन थे तो मैं बता देती हूँ। पिलर्स होते हैं ये, और इनके ऊपर आप बैनर्स का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। कूपन डिस्पेंसर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। कूपन्स आप अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर लगा सकते हैं ताकि कस्टमर को पता चले कि किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना डिस्काउंट है। ये तो थे हमारे पास ट्रेडिशनल साइनेज। डिजिटल साइनेज कैसे है, इसमें आप ये बोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स हैं ये, इंटरेक्टिव पैनल्स होते हैं। इंटरेक्टिव पैनल्स सेकंड वाला आएगा, ये इंटरेक्टिव पैनल्स हैं, टच स्क्रीन्स हैं, डिस्प्लेज हैं, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आजकल तो आप यहीं से क्या कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं टच स्क्रीन के थ्रू। आपका जो प्रोडक्ट है आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं, देन आप उसे घर लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गए डिजिटल साइनेज के एग्जांपल्स। अब इम्पॉर्टेंस क्या है पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग की, सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करता है, कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है। देन है कि
ये इनकरेज करता है शॉपर्स को कि वो कोई नई चीज़ ट्राई करे, और साथ में अगर उसके ऊपर डिस्काउंट है तो वो ज़रूर उस चीज़ को ट्राई करें। ब्रांड स्विचिंग, इफ़ अ कस्टमर बाइज अ स्पेसिफिक ब्रांड, अ कंपेलिंग डिस्प्ले कैन कन्विंस देम इनटू स्विचिंग टू डिफरेंट ब्रांड। अगर एक कस्टमर है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप के ब्रांड को ही खरीदता है, लेकिन अगर आपने इतना अच्छा डिस्प्ले बोर्ड रखा है अपने पास, इतना कंपेलिंग है आपका डिस्प्ले, तो आप उसे कन्विंस कर सकते हो कि वो दूसरे ब्रांड की तरफ स्विच हो सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस थे हमारे पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग की। आई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, अगेन ये कुछ फैक्ट बताए थे। एक स्टडी हुई थी जर्नल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च के ऊपर, इन्होंने ये एक्सप्लोर किया था कि कोरिलेशन क्या है परचेज और आई फिक्सेशन के बीच में। तो उन लोगों ने ये रिसर्च में ये डिस्कवर किया कि कस्टमर किस चीज़ को या फिर कैसे ब्रांड को देखकर ख़रीदते हैं। तो एक तो सिंपल लुक, अगर उन्होंने ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर लिया या नोटिस कर लिया देन वो परचेज़ कर लेते हैं सामान। दूसरा है कि अगर उनकी जो नज़र है एक ब्रांड के ऊपर कुछ सेकंड्स के लिए रहती है तो वो सामान वो ख़रीदना पसंद करते हैं या फिर वो सामान वो ख़रीद लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 रीज़न उन्होंने डिस्कवर किए थे। द स्टडी फाउंड दैट डिस्प्लेज दैट मैचेस द ब्रांड रिकॉल एंड गेजिंग मोर ऑफ्टन लीड्स टू इम्पल्सिव बाइंग। तो ये कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि अगर कस्टमर एक ब्रांड को पहचान लेता है या फिर जिसके ऊपर उसकी नज़र ज़्यादा रहती है, ये सब क्या है, ये 2 रीज़न बनते हैं उनके इम्पल्सिव बाइंग के। ठीक है, ये तो एक फैक्ट था जो आपकी बुक के अंदर मेंशन किया था। सो दैट इज़ ऑल फॉर यूनिट 3। आज हम लोगों ने यूनिट 3 ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आज की क्लास आपको क्लियर हो गई हो। सी यू द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।